जोहार, नमस्ते। आप देखना शुरू कर चुके हैं एडुफाइबर एकेडमिक चैनल। ठीक है, और आइए आप स्वागत करते हैं आप सबका इस वीडियो में। और आज हम करने जो जा रहे हैं वो हो जाएगा 11th का जो पार्ट 2 है मॉडल पेपर का, वो हम लोग आज कर लेंगे, जो भी बचा हुआ क्वेश्चंस था। देखते हैं, चलिए चलिए शुरू करते हैं। पहला जो सवाल है, द शेप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज ठीक है, आपका पूछा है सिंपल वाटर मॉलिक्यूल का शेप। तो हम लोग का सिंपल पढ़ते हैं कि देखिए, शेप पूछा है ना आपको वाटर का, 2 लोन पेयर होता है। जो शेप जब हम लोग डिटरमाइन करते हैं तब वहाँ पर लोन पेयर को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। सिंपल हमको मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड के साथ है वो वाला शेप हम लोग लेते हैं। ठीक है, वो वाला स्ट्रक्चर। तो ये है आपका क्या शेप, बोलिए। इसको हम लोग बोलते हैं बेंट शेप या भी शेप। ठीक है, ऑप्शन में आपका बेंट है, सी आपका आंसर चल जाएगा। ठीक है, हम लोग लोन पेयर को इंक्लूड करते हैं ज्योमेट्री में, शेप में नहीं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ सी इन CH4। ठीक है, सिंपल सा बात है। देखिए, हाइब्रिडेशन का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोकलाइज्ड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, ये कार्बन का आपको हाइब्रिडेशन निकालने बोला इसका। तो यहाँ पे है, देखिए 4 सिग्मा बॉन्ड आपको दिख रहे हैं। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने, 4 हैं। लोकलाइज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं, 0। अच्छा, लोकलाइज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? मतलब वो लोन पेयर उसी एटम पे सिचुएटेड रहेगा, वो किसी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, मतलब वो डीलोकलाइज नहीं होगा, वो मूव नहीं करेगा, उसके ऊपर ही रहना चाहिए। तो कार्बन के ऊपर तो कोई हम लोग के पास क्या नहीं है, लोन पेयर नहीं है, तो इसलिए 0। तो तुम्हारा आ जाता है 4, और 4 के लिए में हम लोग का हाइब्रिडेशन क्या हो जाता है, बोलिए sp3, है ना। कौन सा ऑप्शन चल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये बहुत सारा इजी क्वेश्चन था। ठीक है, आगे चलते हैं, देख लीजिए एक बार। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोकलाइज्ड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, है ना। चलिए, 4 के लिए sp3, ऑप्शन सी। द इंथैल्पी ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। देखिए, आपका ये सिंपल आपका पूछ दिया थर्मोडायनामिक्स का, जो भी स्टैंडर्ड स्टेट में होता है, एवरी एलिमेंट का, जितना भी एलिमेंट है अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसका जो इंथैल्पी होता है उसका हम क्या लेते हैं, बोलिए 0 लेते हैं। बी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ये टोटली आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। आते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर द प्रोसेस टू अकर अंडर आइसोथर्मल कंडीशन द करेक्ट कंडीशन इज। ठीक है, यहां ध्यान दीजिए, आइसोथर्मल, आइसो का मतलब हम लोग बोलते हैं सेम, थर्मल का मतलब टेम्परेचर। आपका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, इसका मतलब आपका जो डेल्टा टी है ना, जिसमें हम लोग बोलते हैं T2 माइनस T1, वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, मतलब कोई चेंज नहीं, मतलब सिंपल सा बात है, आपका क्या होना चाहिए, 0, डेल्टा टी। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सिंपल कौन सा आंसर चल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, है ना। चेंज इन टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, है ना। स्टेट 1 से अगर स्टेट 2 जा रहा है कोई सिस्टम, तो स्टेट 1 से स्टेट 2 में उसका चेंज इन टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। तो ये चेंज इन डेल्टा हमको शो करता है चेंज इन टेम्परेचर, T2 माइनस T1 क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, यानी आपको 0 होना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। फॉर द रिएक्शन 2Cl गिव Cl2। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं, 2Cl तुम्हारा बन रहा है Cl2। आपको बोलना है कि द साइन ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस। ठीक है, डेल्टा एच और डेल्टा एस, है ना, उसका साइन आपको बताना है। तो रिएक्शन को देख के हमको पता क्या चल रहा है, बोलिए कि ये आपका सिंपल 2Cl है, मतलब 2 आपको Cl क्लोरीन एटम है, वो क्या बना रहा है, बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ऑब्वियस बात है, अगर वो बॉन्ड बना रहा है Cl2 हो रहा है, इसका मतलब इसके 2 Cl के बीच में एक तेरा आपका सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। और जब ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है तो स्टेबलाइज कर रहा है, और बिना एनर्जी रिलीज का स्टेबलाइज कैसे करेगा, तो पक्का है कि बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, अगर एनर्जी रिलीज होगा तो आपका डेल्टा एच क्या होना चाहिए,
नेगेटिव। ठीक है, तो आप ऑप्शन देखिए कि जहां जहां आपका नेगेटिव वाला है वो आपका सही आंसर होगा। तो आपका पॉजिटिव वाला तो रहने दीजिए, पहले आपका डेल्टा एच पूछा है ना, फिर आपका ये नहीं होगा और ये दो हो सकता है लेकिन नेगेटिव नेगेटिव है। अब देखते हैं आपका डेल्टा एस का। ठीक है, अब डेल्टा एस एंट्रोपी। ठीक है, एंट्रोपी का सिंपल सा हम लोग उसको कैसे समझते हैं, डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस। ठीक है, तो अगर मेरा डिसऑर्डरनेस अगर मेरा घट रहा है तो आपका डेल्टा एस क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और डिसऑर्डरनेस अगर बढ़ रहा है, रैंडमनेस बढ़ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ पे देखिए जब हम क्लोरीन एटम का बात करते हैं तो यहाँ पे हम 2 मोल ले रहे हैं और ये जो आपका मॉलिक्यूल बन रहा है वो 1 मोल बन रहा है मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है इसका स्पॉन्टेनिटी क्या हो रहा है, घट रहा है धीरे धीरे। तो इसके कारण क्या होता है, आपका जो रैंडमनेस है 2 से 1 मोल में जाने के टाइम 2 मोल यहाँ पे क्लोरीन एटम से, यहाँ पे आपका 1 मोल मॉलिक्यूल से। ऑब्वियस बात है क्या है, ये इसका डिसऑर्डरनेस घटा होगा तब जाके ये आपका मॉलिक्यूल स्टेबलाइज कर रहा है। तो यहाँ पर भी हमारा डेल्टा एस क्या आ जाएगा, आपका नेगेटिव। तो आपका सही आंसर क्या चल जाएगा, दोनों ही नेगेटिव। तो डी वाला नहीं होगा, बी आंसर होगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। द क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रखें, ठीक है। स्पॉन्टेनिटी, ठीक है, स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन मतलब सिंपल सा बात है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो बाहर से हम लोग बिना एनर्जी दिए ऑटोमेटिक वो रिएक्शन प्रोसीड कर जाए, है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो वो कब होता है, जब हम लोग का डेल्टा जी होता है ना, गिब्स एनर्जी, वो आपका लेस देन 0 होता है। मतलब हम लोग सिंपल बोलते हैं कि डेल जी क्या होना चाहिए, आपका नेगेटिव। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन तुम्हारा सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन सी। डेल जी क्या हो जाएगा आपका साहब, लेस देन 0 होगा तो आपको नेगेटिव मिलेगा। एनर्जी रिलीज होना चाहिए स्पॉन्टेनिटी के कारण, स्पॉन्टेनिटी को फेवर करने के लिए एनर्जी रिलीज होना पड़ेगा। रिलीज होने के लिए गिब्स एनर्जी क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव में होना चाहिए। तो ऑप्शन आपका सी चल जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल था ये, ठीक है। चलिए ये हो गया, आते हैं देख लीजिए नेक्स्ट सवाल पे। H इक्वल्स टू यू प्लस पीवी के संबंध में, अच्छा, इन द रिलेशन H इक्वल्स टू यू प्लस पीवी यू रिप्रेजेंट, ठीक है, ध्यान दीजिए। ये इस रिएक्शन में या इस इक्वेशन में, थर्मोडायनेमिक इक्वेशन में आपका U क्या रिप्रेजेंट करता है, हमको पता है कि आपका U क्या करता है, इंटरनल एनर्जी, सॉरी ये नहीं होगा, क्या होगा, इंटरनल एनर्जी। देखिए U क्या रिप्रेजेंट करता है, इंटरनल एनर्जी। भाई खींचा जा रहा है भाई, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा चला जाएगा, डी। ये भी इजी क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हाँ ये बहुत अच्छा सवाल है। बोला है कि CaCO3 CaO और CO2 द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आइए इसका करते हैं। क्या है, CaCO3 ये सॉलिड है, आपका यहाँ रिवर्सिबल का साइन होना चाहिए था, ठीक है। क्या है आपका CaO सॉलिड, ठीक है, प्लस आपका CO2 गैस। तो हम लोग सिंपल इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। क्या लिखेंगे, CO2 डिवाइडेड बाय आपका कंसंट्रेशन ऑफ CaCO3। और हमको एक चीज पता है कि जो आपका प्योर सॉलिड और लिक्विड होता है उसका मोलर कंसंट्रेशन हम लोग क्या लेते हैं, कांस्टेंट मानते हैं, चेंज नहीं होता है, ठीक है। उसको हम लोग सिंपली 1 मान लेते हैं। तो आपका यहाँ पे देखिए प्योर सॉलिड में CaCO3 है और CaO है, तो ये आपका क्या चल जाएगा, यूनिटी चल जाएगा, ठीक है। तो आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो डिपेंड करेगा आपका सिंपली कंसंट्रेशन ऑफ CO2 पे। तो आपका सही आंसर चल जाएगा ये वाला। देख लीजिए ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ, ये डी। तो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 के बराबर, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, ठीक है। चलिए सिंपल ये एक कंसेप्ट है आपका, और ये बाय द वे याद रखिएगा ये आपका कौन सा इक्विलिब्रिया है, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया। इसमें आपका जो फेज है डिफरेंट है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट।
द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ H2O, देखिए H2O का आपको पूछा है कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है, आपका पूछा है कॉन्जुगेट एसिड, तो पक्का आपको ये आपका क्या होना चाहिए, ब्रॉन्स्टेड बेस होना पड़ेगा, तब जाके कॉन्जुगेट एसिड उसका निकाल सकते हैं। और ब्रॉन्स्टेड बेस का क्या हो जाता है, क्या ये क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, क्या एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, H+ एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे आपका वाटर मॉलिक्यूल है का 2 लोन पेयर, ये H+ को क्या करेगा, एक्सेप्ट, और क्या बना देगा, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका क्या है, H3O+, कौन सा ऑप्शन चल जाएगा, सी। ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड बेस का जो पेयर का है वो डिफरेंस क्या होता है, एक प्रोटॉन का ही होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ये सवाल बन जाएगा। आते हैं नेक्स्ट, एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन, कंप्लीट डिसोसिएशन कर रहे हैं, पीएच निकालने बोला है आपका, इतना मोलर सॉल्यूशन दे दिया HCl का। ठीक है, तो हमको पता है पीएच क्या होता है, नेगेटिव ऑफ log base 10 कंसेंट्रेशन ऑफ H+। ठीक है, आपका दे दिया है कंसेंट्रेशन क्या होगा, -log base 10 0.001। ठीक है, चलिए इसको हम क्या ऐसा नहीं लिख सकते हैं, 10⁻⁻⁴, है कि नहीं। अब log का प्रॉपर्टी यूज करते हैं, है ना, log का प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं, कैसे, जैसे आपको हम log बेस a m⁻n क्या हो जाता है, n log बेस am, ये आपका प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। ये n कहा जाता है, सामने मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ पे n कौन है, -4। ठीक है, m आपका 10 है, ये बेस तो आपका है ही है, तो इसको बाहर लाइए, -4 पहले से एक आपका बाहर में माइनस था, log बेस 10 या 10। ठीक है, और ये भी एक प्रॉपर्टी होता है log का, क्या होता है, log बेस a और उसका हो जाता है आपका वैल्यू 1, इस प्रॉपर्टी का भी यूज करेंगे। तो आपका यहाँ पे माइनस माइनस +4 और इसका इसका 1, तो आपका pH आ जाता है 4। ऑप्शन देखिए कौन वाला है। ठीक है, चलिए ये 10 सवाल हो गए, बाकी के सवाल आपके नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और बाकी जो भी सवाल है वो कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।